हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है। बहुत इजीली समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। और अपना एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए। बाकी जो समझाने वाले चैप्टर्स हैं वो इसके बाद पढ़ेंगे, आपके रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो आपके पढ़ेंगे बाद में। अभी जो है आपको मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है। इससे पहले भी एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पर वो थोड़ा सा समझाने वाला है और उसमें टर्म्स ज़्यादा है, उसको मैं अभी बाद में बनाऊँगा। पहले ये छोटा है, पहले एक पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। देखिए, मिनरल न्यूट्रिशन क्या है कि इसमें दो टर्म है, एक है मिनरल, एक है न्यूट्रिशन। अब इसमें ज़रा ध्यान से ये देखिए, न्यूट्रिशन शब्द आया है 10th में, आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है। 10th में लाइफ प्रोसेस पढ़ा है, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये सब पढ़ाया गया है। होता क्या है कि जब आप न्यूट्रिशन वहाँ पढ़ते हैं तो आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जाता है। वहीं पे आपको न्यूट्रिशन दो पार्ट में पढ़ाए गए थे। न्यूट्रिशन दो पार्ट में कौन कौन से, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किन्हें कहते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, सेल्फ बना ले, उन्हें बोलते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं प्लांट पर, मतलब इनडायरेक्टली ये डिपेंड करेंगे हेट्रोट्रॉपिक, मतलब जितने भी हेट्रोट्रॉप होते हैं ये आपके डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक, अब ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर एक स्पेशल फीचर या एक कहते हैं एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही ये ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट होते हैं ये फूड अपना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये 8th में आपने एक बेसिकली क्वेश्चंस पढ़ा है, 10th में भी थोड़ा पार्ट था, वहाँ पे भी पढ़ा है। ठीक है, होता क्या फोटोसिंथेसिस में सबको पता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आप CO2 लेते हैं प्लस H2O लेते हैं, और ये देता है आपका C6H12O6 प्लस 6O2, और साथ में प्लस 6 वाटर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एरो पर सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कोशिश किए हैं कुछ सही हो जाए। ठीक है, तो यही है ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन। होती क्या है, इसको बैलेंस कर लें अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ तक क्लियर है। अब अगली बात देखिए, अगली बात ये है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है तो क्यों पढ़ाया जाता है, तो मिनरल न्यूट्रिशन आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, एक कारण होगा ना पढ़ाने का। वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से मिनरल न्यूट्रिशन को पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, देखिए क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमने क्या किया, एक्सटर्नली बाहर लेबोरेटरी में हमने CO2 दिया, H2O रखा, सनलाइट में जितनी वेवलेंथ की लाइट, जो भी प्लांट जो भी लाइट एब्जॉर्ब करता हो हमने वो दिया, क्लोरोफिल प्लांट के पास है उसने किया, हमने ये सब उसको प्रॉपर्टी दी। ये देने के बाद हमने देखा हमारा ग्लूकोज नहीं बना। अब ग्लूकोज नहीं बना, तो ग्लूकोज अगर नहीं बना इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है या हमने जो इसमें प्रोसेस दिया है, क्या किया हमने, CO2 दिया, H2O दिया, सनलाइट दिया, क्लोरोफिल दिया, ये सब देने के बाद भी आखिर क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन में हमें तो सिर्फ यही दिखता है, यही लिखने से हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाना चाहिए इसलिए, पर एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। तो हमने क्या सोचा कि जरूर कुछ और
मिनरल या कुछ और ऐसे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को गवर्न कर रहे हैं। उन्हीं को जानने के लिए फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिए गए, ठीक है, उन्हीं को जानने के लिए फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिए गए। और अब आपको नेक्स्ट वो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट है कि कैसे हम पता लगाएं कि फोटोसिंथेसिस जो हुआ वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ अलग फैक्टर है इन CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। चलिए, हमारा है अगला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, एक्सपेरिमेंट में क्या, एक्सपेरिमेंट में 2-3 स्टेप है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, आप एक ग्रीन प्लांट लीजिए, ठीक है। एक आप ग्रीन प्लांट लीजिए या उस प्लांट का कोई ग्रीन पार्ट लीजिए, ठीक। इसको क्या करिए, उस पार्ट को मैंने यहाँ पे एग्जांपल में मान लिया कि मैंने लीफ लिया, ठीक है। एग्जांपल में मैंने मान लिया कि मैंने लीफ लिया। इस लीफ को आप 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट कीजिए, लगभग 1 से 2 दिन तक इस लीफ को 70 से 80 डिग्री हीट करिए। हीट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि इसमें जो वाटर था, यह तब तक हीट करिए, इसका जो वाटर है, ये वाटर यहाँ से एवापोरेट हो जाए या ये वाटर रिमूव हो जाए। इसका लीफ के अंदर जो भी वाटर है और जो भी वाटर है वो सब एवापोरेट या रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बायोमास, ठीक है। जो भी बच्चे 10th में आवर इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, जिससे पढ़ा होगा, अगर उसने आपको आवर इन्वायरमेंट पढ़ाया होगा तो वहाँ आपको पढ़ाया गया था होगा बायोमास। बायोमास कहते हैं ड्राई वेट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। बायोमास कहने का मतलब है ड्राई वेट ऑफ एनी लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग का ड्राई वेट। और वो ड्राई वेट कब आएगा, जब उसमें से वाटर को एवापोरेट या वाटर को निकाल दिया जाएगा। मतलब समझना ये है कि कोई लिविंग लीजिए, अब लिविंग में आप लीफ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि उसका लीफ का पार्ट अलग कर दिया, तो वो नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा लिविंग पार्ट लीजिए, उसमें का सारा वाटर एवापोरेट करा दीजिए या सारा पानी उसका बाहर निकला दीजिए। अब जब सारा पानी अब निकल जाएगा बाहर, तो जो बचा हुआ पार्ट बचेगा, जो बचा हुआ सब्सटेंस बचेगा, उसे हम बायोमास कहेंगे या ड्राई वेट, ठीक है। फिर फर्दर क्या कीजिए, जो यहाँ पे लीफ आपने लिया था तो ये एवापोरेट हो गया, तो इसको मैं एक नाम दे दूँ, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे जो आपका बचा, ये क्या बचा, ड्राई लीफ बचा, ये सारा निकल गया। फिर क्या कीजिए अभी, और इस ड्राई लीफ को फर्दर 600 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी कहाँ, फर्नेस, नाम सुना होगा अगर आपने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा होगा, 10th में मेटलर्जी थी, वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो फर्नेस का नाम वहाँ आया होगा, ठीक है। ड्राई लीफ को फिर से 600 डिग्री सेल्सियस पे फर्नेस में हीट करिए। मतलब इसमें अगर और थोड़ा सा भी कम, मतलब कह सकते हैं मिली में या ml में या बहुत कम मात्रा में भी अगर वाटर बचा हुआ तो वो भी वहाँ से एवापोरेट हो जाए और वो भी निकल जाए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कंप्लीट वाटर एवापोरेट, साथ में नोट बनाते चलिए, ठीक है, इजी भी रहेगा। तो इस ड्राई लीफ में 600 डिग्री सेल्सियस को हीट करिए फर्नेस में, जिससे उसका कंप्लीट वाटर एवापोरेट हो जाएगा, कुछ भी उसमें बचा हो तो। अब कंप्लीट वाटर एवापोरेट हो जाएगा, तो मतलब कि इसका जो सारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट था, वो सारा ऑर्गेनिक पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब इस ड्राई लीफ में जो भी ऑर्गेनिक पार्ट होगा, मैं बना दूंगा इसमें
जो भी ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक जो पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब ऑर्गेनिक पार्ट क्या क्या होता है या वो किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तो देखिए ये किस किस फॉर्म में बाहर हो सकता है। पहला ये बाहर हो सकता है H2O के फॉर्म में, दूसरा ये बाहर हो सकता है NH3 के फॉर्म में, दूसरा ये बाहर हो सकता है CO2 के फॉर्म में, बाहर हो सकता है H2O के फॉर्म में, अगर एक और बढ़ा दे तो ये बाहर हो सकता है सल्फर के फॉर्म में। मतलब इस ड्राई लीफ में जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा जब हम हीट करेंगे फर्नेस में तो ये सब इन फॉर्म में एवापोरेट हो जाएगा। ऑर्गेनिक निकल गया तो उसमें सिर्फ बचेगा क्या। अब जब ये सब प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे, इन सब प्रोसेस के बाद जो हमें लास्ट से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमें इनऑर्गेनिक पार्ट मिलेगा और उस इनऑर्गेनिक पार्ट में ही हमारा क्या पाया जाएगा, मिनरल पाया जाएगा। ठीक, उसी इनऑर्गेनिक पार्ट में हमारा मिनरल पाया जाएगा। हमने इसको चेक किया, चेक करने के बाद देखा कि यही फोटोसिंथेसिस में भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। मतलब इन सब के अलावा ये भी कंपोनेंट है। आखिर इतना सब करने के बाद अंत में ये टूटा, मतलब ये भी इन चीज़ों को बनाने में हेल्प कर रहा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। That's why we study about chapter मिनरल न्यूट्रिशन। इसीलिए हम एक चैप्टर फर्दर पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। और ध्यान देने की बात यह है कि फोटोसिंथेसिस से पहले ही दिया है चैप्टर। क्यों दिया है, इसीलिए दिया है क्योंकि पहले एलिमेंट्स के बारे में जान लीजिए कि किसमें क्या मदद कर रहा है, बाद में आप प्रोसेस पढ़ लीजिए। तो ये ओवरऑल आपका ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट था पता करने के लिए कि मिनरल एलिमेंट जो है, मिनरल न्यूट्रिएंट हो वो पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं किसी लिविंग में। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। एक ग्रीन प्लांट ले लीजिए या ग्रीन पार्ट ले लीजिए। मैंने एग्जांपल में लीफ लिया है, उस लीफ को 70 से 80 डिग्री पे हीट करिए कम से कम 1 से 2 दिन तक। उसका वाटर रिमूव करिए, मतलब सब एवापोरेट हो जाए, तो वो लीफ जो होगी वो ड्राई हो जाएगी। तो जब ड्राई हो जाएगी उसका जो वाटर एवापोरेट होगा तो ये बायोमास बचेगा। बायोमास किसको कहते हैं, ड्राई वेट ऑफ एनी लिविंग में। मतलब जब किसी लिविंग से उसका सारा वाटर को रिमूव या एवापोरेट करा दिया जाता है तो वो आपका बचता है बायोमास। ठीक है, अब इस ड्राई लीफ को फर्दर आप 600 डिग्री सेल्सियस पे फर्नेस पे फिर हीट करिए। ठीक है, हीट करने के बाद इसमें अगर थोड़ा सा पानी और वाटर बचा भी होगा तो ये कंप्लीट वाटर एवापोरेट कर दिया जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें जब कंप्लीट वाटर एवापोरेट हो जाएगा, इसमें इस ड्राई लीफ में जो ऑर्गेनिक पार्ट था वो भी रिमूव होगा, क्योंकि कितने डिग्री सेल्सियस पे ऑर्गेनिक पार्ट तो रिमूव हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट किस किस फॉर्म में रिमूव हो सकता है उस प्लांट से, H2O के फॉर्म में, NH3 के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में, सल्फर के फॉर्म में। इस फॉर्म में ऑर्गेनिक पार्ट रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या उसमें, इनऑर्गेनिक पार्ट। और इनऑर्गेनिक को हमने बाद में स्टडी कर लिया तो हमने उसमें देखा कि मिनरल पाया गया था, उसमें अलग अलग मिनरल्स हमें एलिमेंट मिल गए, हमने उसकी स्टडी की, उसका डिफिशिएंसी सिम्टम पता कर लिया, तो आगे हमने कंप्लीट स्टडी उसके बारे में करी। तो ये यहाँ से जनरेशन कह सकते हैं स्टार्ट किया, लोगों ने जानना शुरू किया कि हाँ मिनरल या एलिमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ से हमें पढ़ना है मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, हमें पढ़ना है अब एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो किसी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो प्लांट के रेगुलरिटी, प्लांट ग्रोथ की, उसकी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट। कहा जाए मोर देन 60 टाइप ऑफ एलिमेंट किसी भी प्लांट में होते हैं। ठीक है, मोर देन 60 टाइप ऑफ एलिमेंट किसी भी प्लांट में पाए जाते हैं, पर सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को एसेंशियल का दर्जा दिया गया। होते तो 68 टाइप एलिमेंट है, जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो 118 एलिमेंट है। अब सभी 118 एलिमेंट थोड़ी ना प्लांट को लगेगा, इतना तो है नहीं कि सभी लग जाएंगे, तो सभी नहीं लगेंगे, कुछ ही लगेंगे। तो कुछ एलिमेंट्स को एसेंशियलिटी का दर्जा दिया गया कि ये इनके होने और ना होने से प्लांट के ग्रोथ पर, प्लांट के मेटाबॉलिज्म पे, प्लांट के रिप्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। वो कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है, जनरली वो बहुत ज़्यादा 17 ही है, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक है, तो एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो मोर देन 60 टाइप्स ऑफ एलिमेंट आपके पास हैं। ठीक है, मोर देन 60 टाइप हैं, जिसमें सिर्फ आपको
17 एलिमेंट्स को ही 17 एलिमेंट्स को ही एसेंशियल एलिमेंट्स कहा गया है। 17 एलिमेंट्स हैं जिनमें से सिर्फ 17 को ही एसेंशियल एलिमेंट्स कहा गया। अब वो 17 कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये देखिए कौन कौन से हैं, याद भी करते चलिए। CHO, इसको एक साथ याद करिए, CHO, NPK एक साथ याद करिए, SCAMG, CHO NPK SCAMG, इसको एक साथ याद करिए। और उसके बाद याद करिए आप नेक्स्ट मन, जन, कल, कु, नी, बो, मो, फी। अभी आपको आप इसी सीक्वेंस में याद करिए, एक बार इसको पूरा याद करिए और एक बार इनको, CHO NPK SCAMG, मन, जन, कल, कु, नी, बो, मो, फी, ठीक है, इसको याद करिए ऐसे। तो ये 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट को एसेंशियल एलिमेंट्स का दर्जा दिया गया है, जिनकी ना होने या होने से कम होने, ज़्यादा होने से प्लांट पे असर पड़ेगा। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्ट these essential element, few elements are also required या also used या इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इनके बाद भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया और कोबाल्ट हो गया। ये 4 एलिमेंट और है जो इन 17 के बाद भी इम्पोर्टेंट में आते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इन दोनों पॉइंट को। और तीसरा आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरे पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जो हमारे 17 एसेंशियल एलिमेंट थे, ठीक है, हमारे जो 17 एसेंशियल एलिमेंट थे उसमें हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों सॉइल से एंड वाटर से और CO2 से, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं ये सॉइल से या तो वाटर से या तो CO2 से, इन तीनों से प्लांट में एब्जॉर्ब कर लिया, या तो CO2 से कार्बन ले लेगा, वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा, सॉइल से भी ऑक्सीजन या कुछ भी ले सकता है वो, तो ये ले लेगा, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद कर रखना है, कि ये तीनों एलिमेंट प्लांट के द्वारा कभी भी नॉट टेक अप बाय द plants in the form of iron। ये लाइन याद रखिएगा कि CHO ये तीनों के तीनों प्लांट में कभी भी आयन के फॉर्म में नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चंस बोर्ड का बनेगा, नीट का बनेगा, आपके 11th में पूछा भी जा सकता है कि वो कौन से 3 एलिमेंट हैं। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, वो कौन से 3 एलिमेंट हैं जिनको आयन के थ्रू प्लांट नहीं लेता है। तो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको प्लांट ना तो आयन के फॉर्म में नहीं लेता, किस फॉर्म में लेता है? या तो सॉइल से लेगा, वाटर से लेगा, CO2 से लेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट में क्या बताया? एसेंशियल एलिमेंट में बताया कि ऐसे एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं प्लांट की, उनके होने या ना होने से फर्क पड़ेगा, कम होगा या ज़्यादा होगा तो असर पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपको उसमें हमको बताया कि टोटल बहुत सारे एलिमेंट हैं, 60 टाइप्स एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 17 एलिमेंट्स को भी एसेंशियलिटी का दर्जा दिया गया। मतलब 17 एलिमेंट जो ऐसे हैं जो प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं।
और इन 17 के बाद 4 एलिमेंट ऐसे हैं जैसे सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये 4 एलिमेंट भी ऐसे हैं जो इन 17 के बाद भी यूज होते हैं। और नेक्स्ट आपका ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉइल से, वाटर से, CO2 से लिया जा सकता है, बट इन नॉट इन द टेक बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ आयन। आयन के थ्रू वो नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल एलिमेंट की क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी मतलब वो बेसिस क्या है कि किसी एलिमेंट को हम एसेंशियल कहें। जैसे कि आपने देखा ना कि 17 एलिमेंट को ही एसेंशियल कहा गया है, और उसके बाद भी हमने लास्ट में जो 4 देखा, क्या देखा था? 4, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। तो वो देखा हमने। तो वो आखिर किस क्राइटेरिया पे, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से उन 17 एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट कहा गया? क्वेश्चन समझ गए ना कि वो कौन सा क्राइटेरिया, वो कौन सा बेसिस था जिसके आधार पर उन 17 एलिमेंट को और इन 17 के अलावा जो 4 है उनको एसेंशियल एलिमेंट का दर्जा दिया गया। तो वो कौन सा क्राइटेरिया है? इस बात को सबसे पहले जो बताया था वो बताया था अर्नन ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने किसने बताया था? अर्नन ने। ठीक है, किसने बताया था? अर्नन ने बताया था कि कुछ क्राइटेरिया इन्होंने दिया था, उसी क्राइटेरिया को अगर जितने एलिमेंट्स हैं अगर उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा होगा तो वो सभी के सभी एलिमेंट एसेंशियल होंगे, और अगर नहीं कर रहा होगा तो एसेंशियल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहली क्राइटेरिया थी मैं लिख देता हूँ। इसकी जो पहली क्राइटेरिया थी कि जितने भी एलिमेंट हो वो प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। ठीक है, इसमें हेल्प करें, रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट में जो भी एलिमेंट उस प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ कराएगा या नॉर्मल रिप्रोडक्शन कराएगा, तो वो अगर नॉर्मली करा रहा है तो ऐसे एलिमेंट को हम एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट ये कहा गया है कि जो भी प्लांट होगा हर प्लांट के लिए एक अलग एलिमेंट, एक फिक्स्ड एलिमेंट होगा। मतलब कि हर एक प्लांट का जो फंक्शन होगा वो एक अपना फंक्शन होगा, मतलब उस एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, एलिमेंट कैन नॉट बी replaced by another element, that is element must be specific। हम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एलिमेंट जो होगा वो कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा। ठीक है, एलिमेंट जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वो एलिमेंट जो प्लांट के डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे, मतलब वो सभी एलिमेंट जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे, सीधे बोल सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब आपको पता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी किसने दिया था? अर्नन ने दिया था। इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा कि वो सभी एलिमेंट्स, या इन्होंने कहा कि जितने एलिमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, अब जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट में से जो भी एलिमेंट नॉर्मल ग्रोथ रिप्रोडक्शन कराएगा, जो भी एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब उसका जो फंक्शन रहेगा वो सिर्फ वही निभाएगा। और तीसरा, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है वो एलिमेंट, दैट मीन्स वो एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।
चलिए नोट कर लिए। तो हम अगला पढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे इतना पार्ट खत्म हो गया। अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। मतलब कि अब हम पढ़ते हैं मेथड्स टू स्टडी द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें कौन सा एलिमेंट चाहिए, उन्हें कौन सा एलिमेंट नहीं चाहिए, ये हम कैसे पता करें या कैसे हम जानें। तो इसके लिए भी फर्दर एक साइंटिस्ट आए 1860 में, जूलियस वॉन सैक। ठीक है, कौन से आए? 1860 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक। ये एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सीधा एक बात कही। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट सीधा एक बात ये कही कि हम किसी भी प्लांट को, ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। ठीक है, क्या कहा? द प्लांट कैन बी ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ सॉइल। किसी भी प्लांट को हम सॉइल के बिना भी ग्रो कर सकते हैं। तो सॉइल के बिना ग्रो करेंगे तो हम सॉइल की जगह इस्तेमाल क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ सॉइल वी यूज ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम किसी भी प्लांट को सॉइल के एब्सेंस में ग्रो करा सकते हैं। उस सॉइल की जगह हम एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा लें। अगर हम एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है कि हम सॉइल का एब्सेंस कर दिए, हमने एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने वो सभी कंडीशन उसको प्रोवाइड करा दी। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में हम जो जो एलिमेंट्स डालेंगे तो प्लांट वो एलिमेंट्स गेन करेगा। प्लांट को जो एलिमेंट्स चाहिए थे अगर वो हम सब डाल दें तो वो अपना नॉर्मली ग्रोथ शो करेगा, सब अपना शो करेगा। लेकिन अगर उसमें से हम कुछ एलिमेंट्स को गायब कर दें तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो डिजीज होगा या उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो डिफिशियंसी सिम्टम हो वो उसमें अपीयर होगा। जैसे मान लीजिए हमने अपने सॉल्यूशन में मैग्नीशियम को नहीं डाला, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें कि ये सॉल्यूशन ले लिया हमने, यहाँ पे हमने अपना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पे हमने उस पौधे को ग्रो कराया। अब इस पौधे को नॉर्मली फंक्शन के लिए हमें मैग्नीशियम आयन की जरूरत थी या हमें मैग्नीशियम की जरूरत थी। मैग्नीशियम जरूरत का मतलब अगर मैग्नीशियम इसको मिल जाए, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, मैंने मैग्नीशियम का एक फीचर नहीं बता रहे हैं, वो भी आगे फर्दर पढ़ेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। सिर्फ एग्जांपल के लिए समझिए कि मैग्नीशियम इस प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर हम इस सोल्यूशन में मैग्नीशियम को डाले ही ना तो बताइए क्या होगा? प्लांट की हाइट ही नहीं बढ़ेगी, प्लांट डॉर्फ रह जाएगा। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का रोल क्या है, ये तो हमें पता है कि मैग्नीशियम किस किस काम आता है। तो मैग्नीशियम किस काम आता है हमने पता कर लिया कि मैग्नीशियम जो है वो हाइट बढ़ाने के काम आता है। हमने सॉल्यूशन में उसको डाला ही नहीं, जब हम सॉल्यूशन में उसको डालेंगे ही नहीं तो हाइट छोटी रहेगी। इसका मतलब हमें अंदाजा हुआ कि मैग्नीशियम जो था वो हाइट बढ़ा रहा था, और हाइट क्योंकि हमने डाला ही नहीं तो इसीलिए मैग्नीशियम, इसीलिए शायद पेड़ की हाइट बढ़ी नहीं। तो हमें एक अंदाजा हो गया कि मैग्नीशियम जो है उस प्लांट के लिए एसेंशियल है, उसकी हाइट को, उसके नॉर्मल ग्रोथ के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हम इस सोल्यूशन से कौन से एलिमेंट्स डाल के
हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं इसको। एक बार एलिमेंट डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें अलग अलग एलिमेंट्स के सिम्टम्स डिसअपियर अपीयर होते रहेंगे। ऐसे हम प्रोसेस करते रहेंगे और आपको दिख जाएगा। एनसीईआरटी में देख लीजिए, फिगर बना है यहाँ पे, मैंने साइड में देखिए, आपको फिगर यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा। इसमें एक ट्यूब ली गई है, ठीक है, और उस ट्यूब में रेटिंग टैंक दिया गया है, उसमें कॉटन कलर का इस्तेमाल किया गया है, नीचे बनाया गया सोल्यूशन रखा गया है, एयर क्वालिटी रेटिंग ट्यूब रखी गई है, ठीक है, वो सब रखा गया है। दूसरा एक बगल में ही उसके फिगर देखिए, एनसीईआरटी बना है, यहाँ फिगर मैंने बना दिया है, वीडियो में देखिए यहाँ पे। इसमें क्या है किया गया है, एक कंटेनर लिया गया है, उस कंटेनर में उस सोल्यूशन को रखा गया है, और उस सोल्यूशन को रखने के बाद वहाँ पे मोटर लगा के उसमें उसको पाइप से भेजा गया है। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कंटेनर हो गया, इसमें है सोल्यूशन है आपका, और इसमें ये आपका मोटर है। क्या किया गया है, इस मोटर से पानी को चढ़ाया गया, और यहाँ पे आपका एक प्लांट है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और ये फिर आके ऐसे मिल गया, और ये आके इसमें वापस इसमें ऐसे मिल जा रहा है। मतलब यहाँ इसके इसका रूट है, यहाँ इसका रूट है, यहाँ इसका रूट है, यहाँ इसका रूट है। अब ये सोल्यूशन क्या है, इस न्यूट्रिएंट के सोल्यूशन से ये मोटर जो है, ये मोटर पंप किया, सोल्यूशन असेंड किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। अब ये सोल्यूशन में ये प्लांट, ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, और ये सभी प्लांट उस सोल्यूशन में उसका रूट डिसॉल्व है। उस रूट न्यूट्रिशन सोल्यूशन से वो क्या करेगा, गेन करेगा अपने जो भी उसको गेन करना, और गेन करने के बाद वापस इसमें कर दिया जाएगा। फिर ये मतलब ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी। एनसीईआरटी में ये क्लियर किया है, उसको आराम से फिगर याद कर लीजिए, देख लीजिए। तो इस प्रोसेस से हमें क्या पता चल गया कि हम किसी भी एलिमेंट का डिफिशिएंसी सिम्टम और उसका फायदा, उसका नुकसान, हम सब कुछ पता कर सकते हैं इनके मेथड से, ठीक है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इस्तेमाल कर लें, ठीक, ये हो गया। चलिए उसके बाद इसमें एक दो पॉइंट और है, वो पॉइंट मैं डिस्कस कर दूँ। देखिए इसमें पॉइंट इन्होंने स्पेसिफिक टर्म दिया गया कि किसी भी प्लांट को, प्लांट कैन बी ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ सॉइल, किसी भी प्लांट को सॉइल के एब्सेंस में ग्रो करना और उस सॉइल की जगह न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ले लेना, इस टेक्निक को या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, इसी टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो हम लिख सकते हैं द प्लांट कैन बी ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ सॉइल, इंस्टेड ऑफ सॉइल वी यूज ए न्यूट्रिएंट सोल्यूशन एंड द होल टेक्निक इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो ये क्लियर है ना, हाइड्रोपोनिक्स होगा, ये हो गया पहला। दूसरा, ये जो टेक्निक है आपका कौन सा, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है ये वेजिटेबल्स के लिए बहुत सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये जो टेक्निक था ये वेजिटेबल्स के लिए बहुत सक्सेसफुल हुआ, और वेजिटेबल्स में स्पेशली अगर बात करें तो ये सक्सेसफुल हुआ टोमेटो के लिए, सीडलेस कुकुम्बर के लिए। एनसीईआरटी में आपके सब कुछ दिया है, मैं सिर्फ उसी को समराइज करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा छोटा हो तो फिर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और लेट्यूस, इन सब को ग्रो कराने के लिए ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया, मैंने सिर्फ ओवरऑल आपको एक समझाने का प्रयास किया है। यानी जो टेक्निक थी सिर्फ वेजिटेबल पे अप्लाई हुई, और वो और कॉमर्शियली हुई, हम अच्छा खासा इसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं इसे बना, किस किस के लिए, टोमेटो के लिए, सीडलेस कुकुम्बर के लिए, लेट्यूस के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, बोर्ड में पूछेगा या नीट में पूछेगा कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स किन किन वेजिटेबल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो किन किन के लिए होते हैं, टोमेटो के लिए, सीडलेस कुकुम्बर के लिए, और लेट्यूस के लिए, ठीक। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, किसी भी प्लांट को एब्सेंस ऑफ सॉइल में ग्रो कराना, और उस सॉइल की जगह हम एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ले लें और उस सोल्यूशन उस प्लांट को ग्रो कराएं। ये होल टेक्निक जो कहलाती है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। किसने दिया था, जूलियस वॉन सैक्स ने दिया था। कब दिया था, 1860 में दिया था, ठीक है। बात क्लियर हो गई, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अगला पढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया, ठीक है। तो हम इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करेंगे,
इस वीडियो में हम सिर्फ इतना बता देते हैं आपको क्लासीफाई, और अगले वीडियो में इसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट जो होता है ये दो बेसिस पर है। कौन सा है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला डिवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स को हम उसके फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, कितनी हमें ज़रूरत है, हम कितनी रिक्वायरमेंट हमें है, वो हम इसके बेस पे उस न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू वेज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। एक फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर सकता है और एक रिक्वायरमेंट के बेस पे डिवाइड कर सकता है। अब देखिए फंक्शन के बेस पे क्या क्या डिवाइड करेंगे। तो फंक्शन के बेस पे सिंपली बस इसके पास 4 है, मैं वो सिर्फ चारों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या है? 1, 2, 3 और 4। मैं सिर्फ ऐसे ही लिख दे रहा हूँ और इसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं समझना है इसको। ठीक है, देखिए पहला फंक्शन के बेस पे क्या है कि मैं बोल दे रहा हूँ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म करेगा। मतलब कुछ एलिमेंट जो है उनके फंक्शन पे क्या है, कुछ एलिमेंट हैं जो उनका उसका बायोमोलिक्यूल उस प्लांट का और उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वो फंक्शन या गवर्न कराएगा। अब वो उस कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसमें एग्जांपल के तौर पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी भी प्लांट को बहुत स्ट्रक्चरली चाहिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे और उसका बायोमोलिक्यूल गवर्न करा देंगे। दूसरा जो आता है वो आता है एनर्जी प्रोवाइड। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, वो एलिमेंट है आपके मैग्नीशियम है आपका। ठीक है, वो एलिमेंट है आपका मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो एटीपी में होता है, नाम सुना होगा ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी एनर्जी होती है। और मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल इसका भी पढ़ाएंगे। तो मैग्नीशियम का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड कराना। ठीक है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कराना है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। मतलब एक्टिवेट और क्योंकि हमें पता है किसी भी लिविंग फंक्शन को कराना हो, किसी भी लिविंग फंक्शन को कराना हो, या चाहे लिविंग बॉडी के अंदर या आउटसाइड द बॉडी, तो हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वो एंजाइम के वर्क से ही वो फंक्शन गवर्न होता है। तो कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कुछ बहुत से एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं और बहुत से एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देते हैं या उनको रोक देते हैं। तो वो कौन से एंजाइम हैं? वो हैं आपके मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, ये आपके एक्टिवेटर और इनहिबिटर एंजाइम है। और लास्ट आपका आता है ऑस्मोलरिटी मेंटेन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलरिटी। प्लांट में ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन हो, फ्लूइड का मेंटेन हो, और इसका जो जनरली होता है वो होता है पोटेशियम एंड क्लोरीन। पोटेशियम एंड क्लोरीन। ठीक है, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है कि न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में टोटल 4 पार्ट है। क्या है कि उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या बायोमोलिक्यूल्स में हो कौन कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा है उसको एनर्जी प्रोवाइड कराना है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में प्रोवाइड कराएगा, और फॉस्फोरस जो है वो एटीपी में होता है। तीसरा जो हो गया एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम करेगा, कौन करेगा? मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम हो गया। और चौथा जो है प्लांट में ऑस्मोरेगुलेरिटी मेंटेन कराएगा, या ऑस्मोरेगुलेरिटी या ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन कराएगा, कौन कराएगा? पोटेशियम एंड क्लोरीन कराएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट में अगर बात की जाए तो इसमें फर्दर आपका 2 पार्ट होता है। ठीक है, 2 ही पार्ट आता है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब कितना प्लांट को चाहिए, कौन सा एलिमेंट कितना चाहिए। मैक्रो मतलब, मैक्रो का मतलब क्या होता है? इसमें जो टर्म है मैक्रो, मैक्रो का शब्द बहुत आया हुआ है, और ये है माइक्रो। तो मैक्रो का न्यूट्रिएंट मतलब प्लांट को ये लार्ज अमाउंट में चाहिए और प्लांट को ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए। तो जो एलिमेंट प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक बेसिस होना चाहिए ना, एक आधार होना चाहिए कि कौन सा हम कितना हम ज़्यादा कहेंगे, कितना हम किसको कम कहेंगे, कितने पे होना चाहिए। तो अगर कंसंट्रेशन बात की जाएगा, अगर कंसंट्रेशन मैक्रो का 10 मिलीमोल, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कंसंट्रेशन एलिमेंट का 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। अब यहाँ देखिए आपको मिल गया ड्राई मैटर, जो वहाँ इनिशियली आपको बताया था वाटर रिमूव करना है, मतलब किसी लिविंग से पानी निकालते हो तो उसका ड्राई मैटर हो जाता है, उसको ड्राई मैटर कहते हैं। तो इसका कंसंट्रेशन क्या है? 10 मिलीमोल्स, यानी कम से कम इससे ज़्यादा हो, मतलब इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो। 10 मिलीमोल पर केजी अगर ज़्यादा है, इतना कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा ही होना चाहिए, वो नहीं होना ही चाहिए, कोई भी एलिमेंट इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक इसका उल्टा कर लीजिए, मैक्रो में इससे 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर होगा। तो ठीक, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट आता है आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखिए भैया, एलिमेंट क्या है मैं याद करा देता हूँ, मैंने याद करा दिया। मैक्रो में जो एलिमेंट आएगा, ठीक है, कहाँ लिखते हैं, यही लिख लेते हैं। मैक्रो में जो एलिमेंट आएगा वो आएगा CHO NPK SCAMG, CHO NPK SCAMG, ये हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल। माइक्रो का एग्जांपल देखिए, माइक्रो का एग्जांपल मंजन, कल, कू, नहीं, मंजन, कल, कू, नी, बो, मो, फी। मंजन, कल, कूनी, बो, मो, फी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए 17 एलिमेंट्स हो गए। 17 एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैक्रो में और माइक्रो में। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, जिसमें हमने आपको सब कुछ बताने की कोशिश किया, जितने पार्ट्स थे अभी मेंशन चली सब बता दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जितने एलिमेंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जितने एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट्स के फंक्शन, उनकी डिफिशिएंसी सिम्टम, उनके ना होने से, उनके ज़्यादा होने से उनका फंक्शन क्या है, ये सब रोल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो एक बार हम पूरा फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, नहीं हुआ, फिर बाद में हमने एक्सपेरिमेंट फर्दर किया कि इनऑर्गेनिक कैसे मिला। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा आपने। 600 डिग्री पे सेकंड स्टेप था, वो 102 दिन 70 से 80 भी किया था। फिर नेक्स्ट वाला 600 डिग्री पे फर्नेस पे किया था। लास्ट में उसका इनऑर्गेनिक पार्ट बचा था, वहाँ से हमने
इनऑर्गेनिक जो बचा था उसके स्टडी है। उसके बाद आता है कुछ एसेंशियल एलिमेंट। सब आपके पास मोर देन 60 टाइप ऑफ एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ 17 को एसेंशियल कहा गया है, और वही 17 ये दोनों ही हैं, CHO NPK SCMG, मंजन कल खूनी गोमोफी। ठीक है, ये आपके पास 17 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद इन 17 एलिमेंट्स के बाद कुछ और एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, जैसे सोडियम, सेलेनियम, कोबाल्ट और सोडियम। ठीक है, सोडियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, ये 4 एलिमेंट हो गए जो इन 17 के बाद भी एसेंशियल है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों आपके सॉइल, वाटर और CO2 से ले लिए जाते हैं। ये तीनों एलिमेंट आयन के फॉर्म में प्लांट के द्वारा नहीं लिए जाते हैं, पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताएं अर्नन की क्राइटेरिया बताएं कैसे होगा, फिर आपको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताएं, उसमें आपको वेजिटेबल्स 3 बताएं इसके लिए अप्लाई होगा, कौन कौन सा, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस, और फर्दर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया हो। जो भी डाउट होगा आप उससे पूछ लीजिएगा। इस लेक्चर में जो पॉइंट नहीं समझ में आया हो उसे कमेंट में करके पूछिएगा। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, बिना देखे तुरंत ही कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि देख लेंगे आप वीडियो को फिर से कर लेंगे क्योंकि आपने समझा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि हाइड्रोपोनिक्स किस साइंटिस्ट ने दिया था और किस ईयर में दिया था। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किस साइंटिस्ट ने दिया था, किस ईयर में दिया था। दूसरा क्वेश्चन, अर्नन की क्राइटेरिया क्या थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया टोटल 17 एलिमेंट्स के नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन, इन 17 के बाद कौन से 4 एलिमेंट्स और थे जो आपके एसेंशियल में आते हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के द्वारा आयन के फॉर्म में नहीं लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से वेजिटेबल्स के लिए हाइड्रोपोनिक्स इस्तेमाल होता है। और लास्ट है आपका कि एनर्जी के लिए और एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इन दोनों के लिए कौन से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर है नहीं है तो वीडियो को फिर से पूरा देखिए, फिर से समझिए, और इसको साथ में NCERT पढ़ते रहिए, नोट्स खुद से बनाते रहिए। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।